बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, मेरा नाम आकांक्षा है और आज हम संसाधन और विकास पाठ के भाग 2 में भू संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। भाग 1 में अब तक हमने जाना है संसाधनों का अर्थ क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। हमने संसाधनों के विकास और नियोजन के बारे में जाना। हमने भारत में संसाधन नियोजन के चरणों के बारे में जाना। हमने सतत पोषणीय विकास का अध्ययन किया और हमने संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पर एक नजर डाली। आज हमारे चर्चा के बिंदु हैं भूमि एक संसाधन के रूप में, भारत में मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, भू उपयोग का उद्देश्य, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व। आज हम एक क्रियाकलाप करेंगे जिसमें हम भारत में भू उपयोग संवर्ग के वर्ष 1960-61 व 2014-15 के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हम भूमि निम्नीकरण के कारण देखेंगे और हम इसके संरक्षण के उपाय भी ढूंढेंगे। सबसे पहले ये चित्र देखिए और मुझे बताइए कि आप इसमें क्या-क्या देख पा रहे हैं। जी हाँ, वन्य जीव देख पा रहे हैं, ये मानव बस्ती देख पा रहे हैं, कृषित क्षेत्र देख पा रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति, औद्योगिक प्रतिष्ठान और परिवहन के साधन। तो आप मुझे ये बताइए कि ये सारी चीजें किस पर आधारित है, इनका आधार क्या है? जी हाँ, वेरी गुड, इसका आधार भूमि है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और संचार व्यवस्थाएं सब कुछ भूमि पर ही आधारित है। पर भूमि एक सीमित संसाधन है। मानव की जो जनसंख्या है और आर्थिक क्रियाएं हैं वो तो बढ़ती रहेंगी, पर जो भूमि है वो सीमित ही रहेगी। इसलिए सावधानी और योजनाबद्ध रूप से इसका प्रयोग होना चाहिए, यानी हमें एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए इसके प्रयोग से पहले। अगर हम भारत में मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की बात करें तो बच्चों, क्लास 9 में हमने भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि भारत में मैदान, पर्वत, पठार, द्वीप सारी भौगोलिक आकृतियां पाई जाती हैं। तो यदि हम उनके प्रतिशत की बात करें तो मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में मैदान 43% है, पर्वत 30% है और पठारी क्षेत्र 27% है। मैदानों की बात करें तो लगभग 43% भू क्षेत्र हमारा मैदानी भाग है। अब मैदान क्यों हमारे लिए उपयोगी है? ये कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। अब मुझे बताइए कि कृषि के विकास के लिए मैदान कैसे उपयोगी है? जी हाँ, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है, यहाँ पर नदियों का जाल होता है जिसके द्वारा सिंचाई के साधन आसानी से मिल जाते हैं। मैदान समतल होते हैं, इस कारण वहां पर परिवहन और संचार की सुविधा भी आसानी से होती है और इस कारण यहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता भी होती है उद्योगों के लिए। यदि हम पर्वत की बात करें तो भू क्षेत्र के 30% भाग पर पर्वत विस्तृत हैं। पर्वत किस लिए उपयोगी हैं? जी हाँ, ये 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। अब 12मासी नदियां वे नदियां जिनमें वर्ष भर जल रहता है, क्योंकि ये अपने जल के लिए सिर्फ वर्षा पर निर्भर नहीं करती, इनको ग्लेशियर से भी जल प्राप्त होता है, जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी। पर्यटन विकास के लिए बहुत सहायक होते हैं। हम गर्मी की छुट्टियों में कहाँ घूमने जाना पसंद करते हैं? पहाड़ी इलाकों पर, जैसे शिमला, नैनीताल। पारिस्थितिकी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ वन एवं दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं। ये जलवायु को भी प्रभावित करते हैं, जैसे पर्वतकृत वर्षा। जैसे भारत के उत्तरी भाग में हिमालय से जब मॉनसूनी हवाएं टकराती हैं तो यहाँ पर्वतकृत वर्षा होती है। पठार की बात करें तो देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठार के अंतर्गत आता है। यहाँ पर खनिज मिलते हैं, जैसे दक्षिण के पठार की बात करें तो यहाँ पर लौह अयस्क के भंडार हैं, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम,
नेचुरल गैस, ये सारे छोटा नागपुर पठार में अगर देखें तो हमें कोयला प्राप्त होता है वहां से। और यहाँ पर वनों का अपार संचय कोष भी है जिसका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं। अब अगर हम भू संसाधनों के उपयोग के उद्देश्य की बात करें तो इसको मुख्यतः 5 रूपों में हम इसका उपयोग करते हैं। वन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, पड़ती भूमि और शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। वन की बात करें तो वह क्षेत्र जो वन से आच्छादित है वह वन क्षेत्र है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार ये निर्धारित किया गया है कि भारत में लगभग 33% जो भूभाग है वह वन से आच्छादित रहेगा, वन के अधीन रहेगा। ये हमने पारिस्थितिकी संतुलन को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया है। यदि हम कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि और गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि वह भूमि जो कई कारणों से, जैसे लवणता के कारण, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है और हमारे पास ऐसी टेक्निक्स भी अवेलेबल नहीं है कि हम इसका यूज कर सकें, जैसे दुर्गम पहाड़ियां, मरुस्थल आदि। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि यानी जिनका प्रयोग कृषि में नहीं होता है, जैसे इमारतें, सड़कें, उद्योग, रेल लाइन, बस्तियां आदि। पड़ती भूमि के अतिरिक्त अगर हम अन्य कृषि अयोग्य भूमि के बारे में बात करें तो वे फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करी जा सकती हैं। स्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे कि शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र क्या होता है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो पर तकनीक द्वारा इसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यदि हम पड़ती भूमि की बात करें तो यह भी 2 प्रकार की होती है, वर्तमान पड़ती और पुरातन पड़ती। अब वर्तमान पड़ती क्या होती है? जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में से खेती ना की गई हो जिससे भूमि खोई हुई उर्वरता को प्राप्त कर सके। ये कल्चरल प्रैक्टिस है, हमारे भारतीय किसान बहुत वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं। पुरातन पड़ती क्या होती है? वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो, और यदि ये 5 वर्ष से ज्यादा हो जाएगा तो ये कौन सी भूमि में आ जाएगी? जी हाँ, ये कृषि योग्य बंजर भूमि में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र की। यदि हम शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र की बात करें तो वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं वह निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। अगर हम एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दें तो वह सकल कृषित क्षेत्र होता है। इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास 4 एकड़ फार्म है, इस पर मैंने गेहूं की फसल उगाई, तो ये तो हो गया मेरा शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। अब गेहूं की फसल तो मेरी 6 महीने में पककर तैयार हो गई, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 एकड़ में कोई और फसल उगा दी और फिर 2 एकड़ में कोई और फसल उगा दी। तो अब मैंने कुल कितने क्षेत्र में फसल उगाई? 4 प्लस 2 प्लस 2, ये कितना हो गया? 8। तो इसका मतलब सकल कृषि क्षेत्र हो गया 8 एकड़। अगर हम भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों की बात करें तो मुख्यतः इसके लिए 2 कारक उत्तरदायी होते हैं, भौतिक कारक और मानवीय कारक। भौतिक कारक में भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार। अब भू आकृति हमारे भू उपयोग को कैसे प्रभावित करती है? मान लीजिए हम किसी पर्वतीय इलाके में रहते हैं, तो अब आप मुझे बताइए कि पर्वतीय इलाके में मैदानी इलाके की तुलना में कृषि की संभावना कैसी होगी? बताइए, अधिक होगी या कम होगी? जी हाँ, पर्वतीय इलाके में कृषि की संभावना मैदानी क्षेत्र की
तुलना में कम होगी। अब अगर हम जलवायु की बात करें, जलवायु में कौन कौन से तत्व आते हैं? तापमान आता है, वायु दाब आता है, वर्षा आती है। तो अगर मान लीजिए कहीं की जलवायु शुष्क है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर शुष्क मैदान पाए जाएंगे। तो जहां पर शुष्क मैदान होंगे वहां पर कृषि की संभावना कैसी होगी? जी हाँ, वहां पर कृषि की संभावना कम होगी। अब अगर हम मृदा के प्रकार की बात करें तो ये बताइए कि अगर कहीं पर उपजाऊ मृदा पाई जाती है तो वहां पर कृषि की संभावना कैसी होगी? जी हाँ, वहां पर निवल बोया गया क्षेत्र जो है उसके अधिक होने की संभावना होगी। अब अगर हम मानवीय कारकों की बात करें, यानी मानव जो कारक उत्पन्न करता है वे हैं जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता और संस्कृति और परंपराएं। अब जनसंख्या घनत्व कैसे भू उपयोग को निर्धारित करता है? मान लीजिए कि भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, किसी स्थान की जनसंख्या अधिक है, वहां पर भूमि का दबाव बढ़ रहा है। जैसे हमने पहले भी बात करी कि भूमि तो सीमित है और जनसंख्या और आर्थिक क्रियाएं बढ़ती जा रही हैं, तो भूमि पर दबाव का पड़ना स्वाभाविक है। तो आप क्या करेंगे? अब आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, हम बाजार नहीं जा पा रहे हैं, हम नई कॉपी और किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं, तो हमने क्या किया, अपनी पुरानी कॉपीज जिसमें थोड़े थोड़े पेजेस बचे थे उन्हीं को यूज करना हमने शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पास नई कॉपी है ही नहीं। ठीक यही बात यहाँ पर आ जाती है कि जनसंख्या तो अधिक है पर नई भूमि तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम जो पुरानी चीज थी उसी को यूज करा। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो कृषि अयोग्य भूमि भी थी, हम किसी ना किसी तरह से प्रयास करेंगे कि हम उसको भी कृषि या किसी भी गतिविधि में उसका प्रयोग कर सकें। अब प्रौद्योगिक क्षमता की बात करें तो प्रौद्योगिक क्षमता का क्या प्रभाव पड़ता है? मान लीजिए कहीं पर कृषि अयोग्य भूमि है, वो उतनी सुविधाजनक नहीं है कृषि के लिए, तो हम उसको तकनीक की सहायता से सुविधाजनक बना सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हर मौसम में हर फल और सब्जी उपलब्ध हो जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि आजकल कृषि की तकनीक, सिंचाई की तकनीक बहुत अधिक बढ़ गई है, बहुत आधुनिक तकनीक आ गई है, माइक्रो कल्टीवेशन होने लगा है, इसलिए हमें वर्ष भर सारी फल और सब्जियां प्राप्त हो जाती हैं। अब अगर हम संस्कृति और परंपराओं की बात करें तो बच्चों, कृषि स्वयं अपने आप में एक संस्कृति है। हम कहते हैं ना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर निर्भर करती है किसी ना किसी तरीके से। और अगर हम कृषि का एक उदाहरण लें, जैसे झूम कृषि, आपने कक्षा 9 में पढ़ा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, कि बंजारा प्रवृत्ति के लोग होते थे, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, कल्टीवेशन करते थे, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी जिसको कहते थे कई जगहों पर। तो वो क्या करते थे, वो कहीं पर गए, उन्होंने वहां पर खेती करी, फिर उस लैंड को परती छोड़ के, फैलो छोड़ के वो कहीं और चले जाते थे, और कभी कभी वो वापस उस लैंड पर आते थे। तो ये जो फैलो लैंड की या परती भूमि छोड़ने की प्रक्रिया है, हो सकता है कि ये हमारी संस्कृति से इस प्रकार से जुड़ी हो। अब अगर हम भारत में भू उपयोग प्रारूप की बात करें तो कुछ तथ्य हैं जो हमारे लिए जानने आवश्यक हैं। जैसे कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, पर केवल 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी बहुत कम है। सिर्फ असम राज्य के बारे में हमें जानकारी है, अन्य राज्यों के बारे में नहीं हो पाई है। और जम्मू और कश्मीर में भी पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। और यदि भारत में ही बात करें तो हमारे यहाँ निवल बोया गया क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न है। जैसे कि अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहां पर 80% से भी अधिक क्षेत्र पर कृषि होती है, और यदि हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहां पर 10% से भी कम क्षेत्र में कृषि होती है। अब आप लोग पता लगाइएगा कि इसका कारण क्या है। बच्चों, अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे। यहाँ पर आपको भारत का सामान्य भू उपयोग संवर्ग दिया गया है, वर्ष 1960-61 का और वर्ष 2014-15 का। ये जो आंकड़े हैं ये हमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से प्राप्त हुए हैं और ये वर्ष 2017 के हैं। तो सबसे पहले हम इन आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। अगर हम वन की बात करें, लेजेंड देखिए, वन का यदि प्रतिशत देखें तो वर्ष 1960-61 में यानी पहले ये था 18.11%, और यदि हम अभी की यानी 2014-15 की बात करें तो ये हो गया है 23.3%, यानी कि अभी इसमें सीमित परिवर्तन आया है, थोड़ा सा ये क्षेत्र बढ़ा है। यदि हम बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि की बात करें तो ये पहले थी 18.11%
और अब ये हो गई है 5.5%, यानी इसमें कमी आई है। यदि हम गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत क्षेत्र की बात करें तो पहले ये कितना था 4.95% और अब ये थोड़ा सा बढ़ गया है, ये हो गया है 8.7%। यदि हम स्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि की बात करें तो ये पहले था 4.71% और अब ये कम हो गया है, ये हो गया है 3.3%। यदि हम विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र की बात करें तो ये पहले 1.50% था और अब ये 1% है, इसमें बहुत सीमित परिवर्तन आया है। यदि हम कृषि योग्य बंजर भूमि की बात करें तो ये पहले 6.23% थी और अब ये 4.0% हो गई, यानी ये कम हुई है। यदि हम पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन पड़ती की बात करें तो ये पहले थी 3.50% और अब ये 3.6% है, यानी कि इसमें मामूली सा परिवर्तन है। यदि हम वर्तमान पड़ती की बात करें तो ये पहले थी 3.73% और अब ये 4.9% हो गई है, यानी थोड़ी सी इसमें सीमित परिवर्तन आया है, थोड़ी सी बढ़ी है। अब अगर हम शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र की बात करें तो ये पहले था 46.26% और अब ये हो गया है 45.5%, यानी इसमें भी सीमित परिवर्तन आया है, थोड़ा सा ये कम हुआ है। तो अब आपको करना क्या है, आपको मुझे ये बताना है कि इन दोनों वृत्त चित्रों की तुलना करें और पता लगाएं कि वर्ष 1960-61 में और 2014-15 के बीच शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन क्यों आया है। अब आप देखिए और मुझे बताइए। अब आप देख रहे हैं आजकल औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं पक्की सड़कों का निर्माण हो रहा है, पुल का निर्माण हो रहा है, उद्योगों का निर्माण हो रहा है, इमारतों का निर्माण हो रहा है। तो इस सब का क्या तात्पर्य है? जी हाँ, शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में सीमित परिवर्तन इस बात के संकेत देता है कि गैर कृषि गतिविधियों में इजाफा हो रहा है, जैसे भवन निर्माण, इमारतों का निर्माण आदि। अब वनों के अंतर्गत जो परिवर्तन आया है उसका कारण बताइए। अभी हमने राष्ट्रीय वन नीति की बात करी कि भारत में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई, जिसके अंदर क्या फैसला लिया गया था? जी हाँ, जिसके अंदर फैसला लिया गया था कि 33% जो भू क्षेत्र है वो वन के अधीन रखा जाएगा। तो इसलिए वनों के अंतर्गत जो परिवर्तन आया है वो राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित न्यूनतम वांछित वन क्षेत्र की सीमा निर्धारित किए जाने के कारण आया है। अब हम अगर बात करें कि बंजर और कृषि अयोग्य भूमि में कमी आई है, तो जैसा अभी मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि अगर भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा, इन पर भी गैर कृषि कार्य किए जाने लगेंगे। अब अगर हम गैर कृषि प्रयोजनों के अधीन भूमि में इजाफे की बात करें तो ऐसा क्यों हो रहा है? गैर कृषि कार्य बढ़ रहे हैं। पहले हमारे यहाँ प्राइमरी एक्टिविटीज ज्यादा होती थी, अब हमारे यहाँ सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज होने लगी हैं। अभी आप इकोनॉमिक्स के लेसन में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसलिए उद्योगों, इमारतों और सड़कों का तेजी से निर्माण हो रहा है। इस वजह से गैर कृषि प्रयोजनों के अधीन भूमि में इजाफा हो रहा है। अगर हम स्थायी चारागाहों की भूमि में कमी की बात करें तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण है कि कृषि योग्य भूमि का दबाव बढ़ रहा है और इस कारण जो चारागाहों की भूमि है इसको भी हम कृषि में प्रयोग करने लगे हैं। अब हम बात करेंगे कि भूमि निम्नीकरण क्या होता है। तो बच्चों, भूमि निम्नीकरण का अर्थ है कि भूमि की गुणवत्ता में कमी आना। इसको इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक थैला है, उसकी कैपेसिटी है 5 किलो, यानी उसमें 5 किलो तक का सामान आ सकता है। तो मैंने कुछ दिनों तक उसमें 3 किलो 4 किलो सामान रखा, फिर अचानक से मैंने उसमें 5 किलो सामान रखना शुरू कर दिया, तब भी ठीक था। फिर उसमें मैंने एक दिन 6 किलो सामान रखा और काफी दिनों तक हमने ऐसा ही किया। तो इससे क्या होगा बताइए? जब 6 किलो का सामान आप 5 किलो के झोले में लाद के उसको चलेंगे तो वो क्या होगा, धीरे से क्या संभावना बढ़ जाएगी उसका, या तो उसका हैंडल टूट जाएगा या वो नीचे से फट जाएगा, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह से भूमि पर भी हो रहा है कि हमारी मूल आवश्यकताओं जैसे भोजन, मकान और कपड़ों का लगभग 95% भाग हमें भूमि से प्राप्त होता है, पर मानवीय क्रियाओं द्वारा भूमि को नुकसान पहुंच रहा है। इसका कारण है समाज, इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर संकट आ सकता है। इस समय अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है।
जिसमें से 56% जल अपरदन के द्वारा निम्नीकृत है और 28% निम्नीकृत वन है, यानी कि वनों की जो गुणवत्ता है वो कम है, और शेष क्षेत्र जो है वो लवणीय और क्षारीय है। अब अगर हम भूमि निम्नीकरण के कारणों की बात करें कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो मुख्यतः इसके लिए मानवीय क्रियाएं, यानी हमारी जो क्रियाएं हैं वे इसके लिए उत्तरदायी हैं। सबसे ज्यादा तो वनोन्मूलन, जैसे कि हम वनों में बांध बना रहे हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठान लगा रहे हैं, उसके लिए हम वनों को अंधाधुंध काटते चले जा रहे हैं, तो इसका प्रभाव भूमि पर पड़ रहा है। खनन की बात करें तो कुछ खनिज प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं, जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, जैसे मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से, इससे क्या होता है, वायुमंडल में धूल उड़ती है और इस धूल की परत जमीन पर जम जाती है, जिसके कारण जल सोख नहीं पाती है जमीन। खनन के बाद खाई को खुला छोड़ दिया जाता है। जो राज्य इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है वे हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अधिक सिंचाई से क्या होता है, अति सिंचन से जलाक्रांतता से मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। जलाक्रांतता यानी कि जल का भराव हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। अब जो राज्य सबसे ज्यादा अधिक सिंचाई से प्रभावित हैं वे हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अति पशुचारण से क्या होता है, छोटी छोटी वनस्पतियों का क्षरण हो जाता है, इससे मृदा अपरदन की संभावना बढ़ जाती है। इससे जो राज्य प्रभावित हैं वे हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब अगर हम औद्योगिक जल निकास की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज से बहुत सारा पानी, गंदा पानी निकलता है। उससे क्या होता है, उसमें अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उसमें बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उसमें रासायनिक अपशिष्ट जो होते हैं वो बहुत ही हानिकारक और जहरीले होते हैं, जो कि भूमि का निम्नीकरण करते हैं। अगर भूमि निम्नीकरण से बचने के उपाय देखें तो सबसे सरल उपाय है वनारोपण। वनारोपण द्वारा भूमि के प्राकृतिक निम्नीकरण और अपरदन को रोका जा सकता है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। चारागाहों का उचित प्रबंधन करें। अगर अधिक चारा है तो उसे सुखाकर भूसा बनाएं। चराई के बाद तने की कटाई करें। पशु संख्या निर्धारित करें और भूमि को पुनः चारण योग्य बनाने के लिए समय देना चाहिए। इस प्रकार से हमें समग्र प्रबंधन करना होगा। पेड़ों की रक्षक मेखला। बच्चों, आपने कभी हाईवे पे सफर करते वक्त देखा होगा ये सीन कि जैसे ये मैदान है, यहाँ पर कृषि हो रही है और यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल टाइप की बनी है पेड़ों की, तो इसी को पेड़ों की रक्षक मेखला कहते हैं। इससे पवन और तूफान से भूमि की रक्षा होती है, फसल की रक्षा होती है। ये जो हमारे भारतीय किसान हैं, ये किसी साइंटिस्ट से कम नहीं है, ये उनकी अपनी टेक्निक्स हैं जो वो यूज करते हैं अपनी भूमि को, जल को, मृदा को बचाने के लिए। अगर हम पशुचारण नियंत्रण की बात करें तो उसमें हमें पशु प्रबंधन करना होगा और चराई के स्थान और समय को नियंत्रित करना होगा। इसके अतिरिक्त हमें खनन पर भी नियंत्रण करना होगा। खनन की नवीन तकनीकों का प्रयोग करना होगा जिससे भूमि को कम से कम नुकसान पहुंचे। रेगिस्तानी इलाकों में कांटेदार झाड़ियां लगाकर, जैसे कि आप देख रहे हैं, कांटेदार झाड़ियां लगा दी जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में पवन अपरदन द्वारा रेत के टीले पवन द्वारा उड़ा दिए जाते हैं, उड़ जाते हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। इस कारण वहां पर कांटेदार झाड़ियां लगाकर उनको स्थिर किया जाता है। अब हमें बंजर भूमि के उचित प्रबंधन की बहुत आवश्यकता है। भारत के कई भागों में यह हो भी रहा है। इसमें क्या करा जाता है कि जल संचयन के द्वारा, पशुपालन के द्वारा और वृक्षारोपण के माध्यम से बंजर भूमि को भी कृषि योग्य बनाया जा रहा है। औद्योगिक अपशिष्टों का समुचित निदान, जैसा कि हमने पहले बात करी कि जो हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं वो अंततः हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वे भूमि में जो कृषि होती है वो कृषि उत्पाद हम प्रयोग करते हैं। इस कारण उनका समुचित निदान होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल औद्योगिक जल को परिष्करण के बाद बहाना चाहिए, जिससे कि उसके जो केमिकल्स हैं हार्मफुल वो कम हो जाए। तो बच्चों, आज हमने जाना भूमि एक संसाधन के रूप में, भारत में मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के बारे में, भू संसाधनों के उपयोग के उद्देश्य के बारे में, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व भी हमने पढ़े,
हमने भारत में भू उपयोग प्रारूप जाना, हमने भूमि निम्नीकरण के कारणों के बारे में चर्चा करी और हमने इसके संरक्षण के उपाय भी जाने। अब एक एक्टिविटी है जो आपको घर में करनी है। आपको करना क्या है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है ये पता लगाना है और इसको नियंत्रित करने के लिए कोई 2 उपाय लिखने हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अपने गांव